Hello everyone, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, Vapi. Today we are going to discuss about science stream and then we will get some information about our subject physics. First of all, congratulations to all of you for successfully completing your SSC examination. Now, as you know, there are two groups in science. One is for engineering purpose, another is for medical line. Group A and Group B. If you want to select engineering field, then go with Group A, and if you want to select medical field, then go with Group B. In Group A, you will study total 5 subjects: physics, chemistry, mathematics, English and computer. You will study total 5 subjects: physics, chemistry, mathematics, English and computer. In Group B, there are also 5 subjects: physics, chemistry, biology, English and computer. The main difference between two groups is here. मैथमेटिक्स इधर है बायोलॉजी. ओके, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं. दोनों ग्रुप में एक ही डिफरेंस है, इधर मैथमेटिक्स है, इधर बायोलॉजी है. सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो यहाँ की एडमिशन प्रोसेस अलग एग्ज़ाम से होती है, यहाँ की एडमिशन प्रोसेस अलग एग्ज़ाम से होती है. ओके, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है. बट अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना है तो आपका जो मेरिट बनेगा वो ये 3 सब्जेक्ट से डिसाइड होगा. ग्रुप ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बट ये 2 सब्जेक्ट आपका जो रिजल्ट है उसमें परसेंटेज या तो ग्रेड्स को अफेक्ट कर सकते हैं. मतलब ये 5 सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. ओके, सभी में आपको अच्छा स्कोर करना है. अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए जो अलग एग्ज़ाम्स है, उनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनकी. इन ग्रुप ए यू विल गिव JEE एंड सेकेंड ऑप्शन इज गुजकेट. JEE में 2 एग्ज़ाम सबसे पहले आप देने वाले हो, JEE मेंस एंड देन JEE एडवांस. JEE मेन में सिलेबस रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों. गुजकेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सिलेबस रहेगा आपका 12th स्टैंडर्ड का, और कोई टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड के हो सकते हैं, वो आपको पहले से डिफाइन करके दे दिया जाएगा. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं. मेडिकल लाइन में एडमिशन होगा नीट एग्ज़ाम से, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सिलेबस रहेगा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का NCERT टेक्स्ट बुक के जितने टॉपिक्स हैं वो सब. यहाँ पे भी गुजकेट एग्जामिनेशंस हैं और गुजकेट में मेन सब्जेक्ट रहेंगे PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सिलेबस रहेगा 12th स्टैंडर्ड का मेन और सम टॉपिक्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो. JEE अगर क्वालिफाई करते हो और या तो JEE एडवांस तक पहुँचते हो, एडवांस भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको IIT में एडमिशन मिल सकता है, सब IITs में मिल सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट में मिल सकता है एडमिशन. और अगर आप गुजकेट क्वालिफाई करते हो अच्छे से तो गुजरात में आपको बहुत सारी कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन मिल सकता है. सेम वे
ग्रुप बी में मेडिकल लाइन में आपको एडमिशन लेना है तो नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है, और गुजकेट एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसकी हेल्प से आपको फार्मेसी या तो अदर स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एग्ज़ाम्स की बात। अभी देखते हैं पैटर्न कैसी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसी होती है, मार्किंग सिस्टम क्या है, ये सब। ओके, बोर्ड्स के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है। हाँ, 11th स्टैंडर्ड की जो स्कूल एग्ज़ाम है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। In 11th standard, you will give 3 exams. First is of 50 marks, 50 marks for each subject. Second, 50 marks. फाइनल एनुअल एग्ज़ाम है, उसमें रहेंगे 80 मार्क्स, और इंटरनल मार्किंग रहेगा 20 का। मतलब हर एक सब्जेक्ट है उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 200। पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है 66। पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है 66, बट ये टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए। आपको तो 200 में से मैक्सिमम जितना स्कोर कर सको 180, 190, 195 ये टारगेट रखना है, और उसी हिसाब से डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये हो गई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात। मतलब यहाँ पे अभी स्कूल के लिए। अभी बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी से। ग्रुप बी को एग्ज़ाम देनी है नीट। टोटल मार्क्स इज 720 marks. There are total 3 subjects: physics, chemistry and biology. In physics there are 45 questions, each of 4 marks. Total mark is 180. In chemistry there are also 45 questions, each are having 4 marks. Total marks will be 180. In biology subject there are 90 questions, each having 4 marks. Total marks of biology part is 360. 180 plus 180 plus 360 equal to 720. तो बायोलॉजी का वेटेज है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वेटेज से डबल है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब ये हो गया पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं मार्किंग सिस्टम। अगर एक क्वेश्चन आपका राइट है तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स, एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो होगा -1। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर मार्क रहेगा 0। यहाँ पे याद रखना, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको कितना लॉस है। जो 4 मार्क्स है क्वेश्चन के वो तो जाएंगे, साथ में 1 मार्क और कम होगा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एक ही स्ट्रीम की बात करें, सपोज नीट में एक सब्जेक्ट की बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 45। आपने अटेम्प्ट किए 30।
30 आपने अटेम्प्ट किए, क्या आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था या तो कोई क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंस था, आपने टिक मार्क कर दिए। ओके, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, और ओएमआर शीट में आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके टिक मार्क करना रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपका आंसर ए है तो ए में ऐसे आपको टिक करना रहेगा, अगर ये राइट हुआ तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स, अगर ये रॉन्ग हुआ तो इसी क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा -1। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको मिलेंगे इसके लिए 0 मार्क्स, मतलब जो माइनस होने वाला था वो नहीं होगा। ओके, अब 30 के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, टोटल 45 हो गए। ये 30 में सपोज 25 आंसर्स आपके राइट निकले और 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। 25 राइट है तो 25 इंटू 4 करो तो आपको मिले 100 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस रॉन्ग है तो 5 इंटू -1 करो तो आपके मार्क्स माइनस हुए 5, तो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 95 इन फिजिक्स सब्जेक्ट। टोटल 30 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से 25 राइट है, 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए, तो 25 इंटू 4 आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और ये 5 क्वेश्चन के जो 20 मार्क्स थे वो तो ऑलरेडी गए, बट और 5 क्वेश्चन का एक मार्क माइनस करो तो टोटल 5 मार्क आपके माइनस होने वाले हैं, मतलब आपके मार्क्स बचेंगे 95। मतलब देखो ये क्वेश्चन, ये जो है आपके रॉन्ग होने वाले क्वेश्चंस कितने डेंजरस है कि वो अपने मार्क्स तो गए बट जो आ रहे हैं उसमें से भी माइनस करा रहे हैं। ठीक है, तो केयरफुली आपको हर एक आंसर को चेक करना है खुद से कि मैं इसमें कितना कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही यहाँ पे टिक करें, और हो सके तो 50% जिसमें चांसेस है कि आपको लगे कि एक ये और एक ये दोनों में से कोई एक राइट होगा, तो आप थोड़ा बहुत चांस ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क यहाँ पे ले नहीं सकते। ओके, ये हो गई नीट एग्जामिनेशन की बात। अभी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जो क्राइटेरिया है कट ऑफ मार्क्स, उतने मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, और वो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि आपके मार्क्स आ जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मेरिट डिसाइड होगा, रैंक आपका डिसाइड होगा, उसके बाद पता चलेगा आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो भी कौन सी कॉलेजेस में हो सकता है। ठीक है, तो आपका टारगेट अभी क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम 720 में से जितने मार्क्स गेन कर सको उतना अच्छा। ओके, स्टार्टिंग से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही, प्रैक्टिस अच्छी रही, डेली आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते रहे, ओके, और कांस्टेंट अगर आपकी मेहनत है तो आप 720 में से 600, 650, 690, 700 तक ला सकते हो, उससे आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी जो प्रिपरेशन है, डेली प्रैक्टिस है, उसके ऊपर। ये हो गई नीट एग्जाम की बात। ओके, अभी बात करते हैं जेई के लिए। यहाँ पे भी 3 डिवीजन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। टोटल मार्क्स इज 300। ईच सब्जेक्ट will have 25 questions and each question is having 4 marks. तो यहाँ पे फिजिक्स के भी 100 मार्क्स है, केमिस्ट्री के भी 100 और मैथमेटिक्स के भी 100 मार्क्स। ओके, ये हो गई पेपर पैटर्न। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है।
मार्किंग सिस्टम सेम है, एक राइट हुआ तो +4, एक रॉन्ग हुआ तो -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। बट एक चेंज है यहाँ पे, कौन सा वो समझो। सपोज मैं फिजिक्स की बात करूँ, एक सब्जेक्ट की, तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं उसमें भी 2 डिवीजन है, 20 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस। ये जो 20 क्वेश्चंस है वो MCQ टाइप रहेंगे और ये जो 5 क्वेश्चंस है वो इंटीजर टाइप रहेंगे। 20 क्वेश्चंस है वो MCQ टाइप, 5 क्वेश्चंस है वो इंटीजर टाइप। अब ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है उसमें अगर 1 राइट हुआ तो +4, 1 रॉन्ग हुआ तो -1, और अगर नॉट अटेम्प्टेड तो फिर 0 मार्क, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर ऐसे, मतलब ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और आपका आंसर ऐसे आ सकता है कि +15.203। तो ये आंसर शीट में आपको फिलअप करना है। वो कैसे, वो आपको यहाँ पे बताएंगे। ओके, तो ऐसे आंसर आ सकते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। पॉइंट के बाद आई थिंक 7 नंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको आंसर शीट में फिल करना रहेगा। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं है, MCQs नहीं है, तो मतलब उतना लॉस तो आपको है, बट एक फ़ायदा भी है कि यहाँ पे अगर आपका एक आंसर राइट हुआ आपको +4 मिलेंगे, एक रॉन्ग हुआ तो 0, और अटेम्प्ट नहीं किया तो भी 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग था वो हट गया। यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो कोई भी आपका मार्क्स माइनस नहीं होगा। ठीक है ना, टोटल मार्क्स में से कोई मार्क माइनस नहीं होगा। चलो, तो ये हर एक सब्जेक्ट के लिए रहेगा, मतलब फिजिक्स के लिए मैंने एक्सप्लेन किया सेम वैसा, केमिस्ट्री के लिए सेम वैसा, मैथमेटिक्स के लिए। ओके, यहाँ पे भी आपका रैंक निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा तब, और रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हो कि नहीं। कट ऑफ मार्क्स मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू टेक एडमिशन। ओके, तो कट ऑफ में अगर आ रहे हो तो कट ऑफ मार्क्स से आपके मार्क्स ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे भी आपका टारगेट रहेगा कि 300 में से मैक्सिमम मार्क आप स्कोर कर पाओ, 150, 160, 200, ये टारगेट रख के चलो। ओके, ये हो गई JEE की बात। अभी बात करते हैं गुड सिटी। JEE एंड नीट में सिलेबस फुल था, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। गुड सिटी में सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, और कोई कोई टॉपिक्स 11th में से आ सकता है, बट वो प्री डिफाइंड होगा, आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो गुजकेट का सिलेबस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। गुजकेट में टोटल मार्क्स रहेंगे 120। यहाँ पे भी 3 डिवीज़न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको पता है तो गुजकेट है वो दोनों स्ट्रीम के लिए थी, A ग्रुप के लिए भी और B ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए भी है और बायोलॉजी के भी लिए भी है। ठीक है, मतलब ग्रुप A वाले गुजकेट एग्जाम देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए, ग्रुप बी वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। देयर आर टोटल 120 क्वेश्चंस, ईच आर हैविंग 1 मार्क। तो उस हिसाब से यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए 40। ओके, टोटल मार्क्स हो गए 120। अभी बात करते हैं मार्किंग सिस्टम। अगर 1 क्वेश्चन आपका राइट हुआ +1, 1 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ -0.25, और आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क, तब कोई मार्क्स माइनस नहीं होगा। तो मार्किंग सिस्टम यहाँ पे देखने जाओ तो सेम है। कैसे? तो JEE नीट में एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलते थे, और रॉन्ग हुआ तो सामने 1 मार्क कट होता था, मतलब 1/4 ऑफ टोटल मार्क।
1/4 मार्क यहाँ पे कट हो रहे थे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही 1 मार्क आपका अगर राइट हुआ तो 1 मार्क और रॉन्ग हुआ तो 1/4। 1/4 मतलब क्या हुआ 0.25, तो रॉन्ग हुआ तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो रहे। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गई गुजकेट की बात। ओके, गुजकेट में अगर आप रैंक लाओ, सपोज मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो गुजरात के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, और वैसे ही बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो फार्मेसी लाइन के लिए मेन है, और अदर स्ट्रीम्स भी इसमें आएगी, जैसे बीएससी सम कॉलेजेस में कंसिडर करती है, तो गुजकेट में भी आप क्वालिफाई हो जाओ तो गुजरात में एडमिशन के लिए अच्छा है। तो आपको हर एक एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करनी है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सपोज नीट है तो सेकंड ऑप्शन आप रख सकते हो गुड सिटी। ओके, सेफ साइड के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली और अभी बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू है, अगर आपको याद ना रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके, फिजिक्स से पहले वर्ड समझते हैं साइंस। The science word came from Latin verb scientia, which means to know something. We are trying to know something in scientia, means science. संस्कृत वर्ड, ये हो गया लैटिन वर्ड। अभी बात करते हैं संस्कृत वर्ड विज्ञान। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, उसका भी मतलब सेम ऐसा ही रहेगा, टू नो समथिंग। अगर बात करें अरबी लैंग्वेज इल्म, उसका भी मीनिंग रहता है टू नो। मतलब साइंस नाम की ब्रांच में हम कुछ ना कुछ जानने की ट्राई करते हैं। अब क्या जानने की ट्राई करते हैं, उस हिसाब से 3 डिवीज़न हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, 3 अलग अलग दुनिया है ऐसा समझो साइंस की। साइंस के 3 अलग अलग वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड में भी डिवीज़न्स है बहुत सारे। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, बराबर, साइंस में फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में डायनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच की अलग अलग दुनिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से। Physics word comes from a Latin verb physic. Physic means nature. Physic means nature and physics means study of nature. तो मतलब क्या, फिजिक्स में आप नेचर को मतलब प्रकृति को स्टडी करना चाहते हो। स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो बहुत सारे नेचर के लॉज ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है, अगर हम उसको ढूंढ के निकाले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने हाइड्रोलिक सिस्टम बनाई, तो हाइड्रोलिक सिस्टम किसकी हेल्प से बनी, पास्कल्स लॉ।
प्रेशर के लिए पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ, इन सब की हेल्प से हम हाइड्रोलिक सिस्टम बना पाए। सपोज स्टीमर है तो बहुत ज़्यादा वेट होता है, फिर भी वो समंदर के अंदर तैरती है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो हमने पहले डिराइव किए और उसके बाद उसकी हेल्प से नई टेक्नोलॉजी बनाई। जैसे मैं बोलूँ स्पेस साइंस, ओके, रॉकेट प्रपल्शन, ओके, या फिर आप बोलो तो स्पेस शटल को हम अर्थ की ऑर्बिट से भी बाहर भेज सकते हैं। तो किसकी हेल्प से ये पॉसिबल हुआ? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय सर आइजैक न्यूटन। सेम वे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब की हेल्प से हमने स्पेस साइंस है वो पूरा बनाया। ओके, तो फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं नेचर को। नेचर के बहुत सारे लॉज ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी हमें पता नहीं है, तो उसको इन्वेंट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है कि आप एक साइंस बना रहे हो, फिजिक्स की हेल्प से बनाओ, केमिस्ट्री की हेल्प से या बायोलॉजी की हेल्प से। एक साइंस बना रहे हो और साइंस की हेल्प से बनती है टेक्नोलॉजी। साइंस की हेल्प से टेक्नोलॉजी बनती है। कभी कभी होता है कि टेक्नोलॉजी पहले बनती है और उसकी हेल्प से एक नया साइंस बनता है। ठीक है, अब वो कैसे, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो बात करते हैं सिलेबस की। अब ये तो पता चल गया फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर। अब नेचर में जो भी है, ठीक है ना, जो आप देख सकते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो आप फील कर सकते हो, हर एक चीज़ आ जाएगी। तो सिलेबस की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर जो अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद आप पढ़ोगे थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर रिलेटेड टू मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो आएगा लॉज ऑफ मोशन में, मतलब डायनेमेटिक्स। यहाँ पे याद रखो लॉज ऑफ मोशन में आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब था लॉज ऑफ मोशन में। ओके, 6 है वो वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो ग्रेविटेशन, ओके, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन। उसके बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, और थर्मो मतलब आपको पता है टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी आएगा वो, मतलब टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होती है, तो हीट की जो मोशन है उसकी स्टडी करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। क्लियर? फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी चीज़ बहती है जैसे पानी, हवा, ओके, ऑयल, तो इन सब का मैकेनिक्स आएगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। फिर आप पढ़ने वाले हो ऑसिलेशंस एंड वेव्स। यहाँ पे आपका 11th स्टैंडर्ड फिनिश होगा। ओके, तो आपका सिलेबस है वो एकदम अच्छे से बनाया हुआ है कि आप पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लो, तभी आपको पता चलेगा मोशन के बारे में। पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्वांटिटीज़ है, डिफरेंट क्वांटिटीज़, वो कौन से यूनिट में मेज़र हो सकती है, कैसे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोशन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। पहले हम मोशन को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद मोशन के पीछे जो रीजंस है जैसे कि फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे।
उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ऑसिलेशन, वेव्स, ये सब। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस यहाँ पे आपका होगा। अब बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की। तो 12th स्टैंडर्ड में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, समझना। 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो चार्ज है वो, स्टैटिक्स मतलब क्या? चार्ज जब एक ही जगह पे रेस्ट में है तब वो अपने आसपास क्या क्या इफेक्ट जनरेट करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट जनरेट करेगा। सपोज एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो फोर्स कैसे काउंट करे, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब क्या? तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और डायनेमिक्स मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज मतलब जब चार्ज मोशन में आएगा तब हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो 4th एंड 5th चैप्टर है वो आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। क्लियर? तो आपको अभी धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो 9th स्टैंडर्ड के बेस पे है और जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है फिजिक्स में वो 10th स्टैंडर्ड के बेस पे है। क्लियर? उसके बाद आएगा ऑप्टिक्स और सबसे पहले यहाँ पे उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है। उसके बाद एसी करंट जो आप नहीं पढ़े हो, मतलब ये आपके लिए नया टॉपिक रहेगा, एसी करंट, ओके, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब ये पूरी ब्रांच आ जाएगी लाइट के रिलेटेड। अब स्टडी ऑफ लाइट, आपको पता है लाइट में क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ये सब आप ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हो। ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो 12th स्टैंडर्ड में। क्लियर? ये हो गई सिलेबस की बात, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सब कुछ याद ना रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो अभी पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, और जो यहाँ पे बोर्ड पे मैं वर्क करूँ वो सब आपको नोटबुक में कॉपी करना है। क्लियर? जो भी यहाँ पे बोर्ड वर्क होगा वो सब आपको नोटबुक में कॉपी करना है। फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसमें सिर्फ आपको दो मेन टॉपिक पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्टिंग में होगा, बट उसके बाद सिर्फ दो मेन टॉपिक है। एक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और दूसरा है लॉज ऑफ नेचर। 4 फोर्सेस पढ़ने हैं, 4 लॉज पढ़ने हैं, बस इतना चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।